विज्ञान पढ़ने की अपेक्षा जीने का विषय होता है, विज्ञान जानने का विषय होता है, हमारे चारों तरफ होता है। तो जब आप प्रकृति में देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, तो वहां विज्ञान को खोजो तो आपको विज्ञान को समझने में आसानी होगी। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो वहां पर जो बॉल दौड़ती है वो आपको फिजिक्स वहां समझा देगी। जब आप घर में ब्रश करते हैं या और कोई पदार्थ इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। और जब किसी मैदान में पेड़ों को हिलते हुए देखोगे, तितली को उड़ते हुए देखोगे, तो बायोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप विज्ञान को अपने चारों ओर खोजा करो, किताबों में नहीं। फिर भी अब आपको तैयारी को कैसे करना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहला जो काम आपको करना है अपनी तैयारी के लिए, आप दूसरी अन्य किताबों की अपेक्षा प्राथमिकता दें अपनी पाठ्य पुस्तक को। जो पाठ्य पुस्तक आपके पास है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए। तो आप क्या करें, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग जरूर करें। पाठ्य पुस्तक के अंदर जो रिएक्शंस दी हैं वो जरूर पढ़ लें आप, क्योंकि उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी प्रश्न पत्र डिजाइन होता है पाठ्य पुस्तक से होता है, तो उसको एक बार अवश्य आपको पढ़ना है, ये ध्यान रहे। फिर अब पढ़ना कैसे है, तो देखो अभी आप इस पड़ाव पे जो लोग पहुंच गए हैं, इस समय तक आ गए हैं, तो यहां पर सबकी स्थितियां अलग अलग होंगी। किसी ने कुछ पढ़ लिया होगा, किसी ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। सबकी परिस्थितियां चूंकि अलग अलग हैं, लेकिन अब आपको ओवरऑल तैयारी तो पूरा ही करना है। तो अब आपको क्या करना है, आप एक बार पाठ्य पुस्तक से चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद आप जो पढ़ रहे हैं फिर आप उसके नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपना अधिकांश समय नोट्स बनाने में व्यतीत करें। आपने बनाए होंगे, आपके पास रखे होंगे, उनका प्रयोग करें। यहां पर नोट्स बनाने से तात्पर्य यह है कि जो चीजें आप पढ़ते हैं एक रफ कॉपी जरूर साथ में रखें, और वहां कॉपी पे अपने हिसाब से संक्षेप में आप उस पॉइंट को किस प्रकार डिजाइन करके लिख सकते हो वो चीज आपको करना है। तो इस प्रकार से आप पढ़ाई को जारी रखें। समय समय पर रिवाइज जरूर करें। जो चीजें होती हैं आपने पढ़ ली उनको आप रिवाइज जरूर करें, क्योंकि देखो बच्चों, हमारी जो मेमोरी है तीन तरह से वर्क करती है। एक हमारी सेंसनरी मेमोरी कहलाती है, दूसरी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तीसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जैसे अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस समय आपकी सेंसनरी जो मेमोरी है उसका यूज हो रहा है, और मेरी कुछ बातें इस वीडियो की आपको 15-20 वीडियो खत्म होने के बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे या 6 घंटे तक याद रहेंगी। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही हैं, इसलिए आपको याद रहेंगी। लेकिन जब 3 महीने बाद आपसे यदि इसी वीडियो के बारे में पूछा जाएगा तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं किया है। तो इसी प्रकार से जब आप पढ़ाई को करते हैं तो जो आप पढ़ते हैं तो आपको तुरंत ऐसा लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझे आता है, ठीक है, मुझे याद हो गया। ये याद नहीं हुआ दोस्त, ये आपकी कौन सी मेमोरी में पहुंचा है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। आपका जो दिमाग है इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स हैं। तो ये जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंचा है ये धीरे धीरे से मेमोरी से बाहर जाने लगेगा। इसको रोकना है, कैसे रोकेंगे अभी बात करेंगे। तो ये आप ध्यान रखें। आप यदि रिवाइज करते रहेंगे तो रिवाइज करने से वो चीजें आपकी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव होना शुरू कर देती हैं और आपको हमेशा वो याद बनी रहती हैं। तो आपको प्रयास करना है चीजों को कहां पर लेके जाएं, हमारी लॉन्ग टर्म या स्थायी मेमोरी के अंदर हमें लेके जाना है। अब पढ़ते समय कैसे करें? देखो दोस्त, आप सबका जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी सबकी एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। कई बच्चे कहते हैं सर बहुत कोशिश की, बहुत पढ़ाई की, सर बहुत याद किया, लेकिन सर याद नहीं होता। तो यार दोस्त ऐसे समझ लो कि होता क्या है कि मान लीजिए उदाहरण में हम ऐसे समझ लें कि आपकी जो मेमोरी है वो किसी चीज को 10 बार पढ़ने पर सेव करती है। जब आप किसी चीज को 10 बार पढ़ लेते हैं तो 10वीं बार में जब आप पढ़ेंगे तब वो आपकी स्थायी मेमोरी में पहुंचता है। आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 5 बार, 8 बार, 8 बार पढ़ते पढ़ते आप थक गए। आप कहते हैं सर बहुत कोशिश कर ली, बहुत मेहनत कर ली, 8 बार पढ़ चुका हूं फिर भी याद नहीं हो रहा। तो अब आपको अपने आप पे खींच आने लगती है, और कई बार ऐसा होता है हम उस चीज को छोड़ देते हैं, फिर नहीं पढ़ते। जबकि 10 बार में स्थायी मेमोरी में जाने वाला था, मात्र 2 बार यदि आप और पढ़ते तो हमेशा के लिए चीज याद हो जाती। लेकिन 8 बार की मेहनत आपकी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि आप उसको स्थायी मेमोरी तक ले जा नहीं पाए। तो बच्चों यहां पर थोड़ा अपने ब्रेन को भी समझने का प्रयास करें कि आप चीजों को कितने जल्दी जानते हैं, कितने जल्दी आप उनसे सीखते हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी को करें।
अब जब आप एक चीज और ध्यान रखें कि चूंकि देखो हम साइंस की बात यहां पर कर रहे हैं, साइंस जो सब्जेक्ट है, वास्तव में साइंस में चित्र का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि आप डिस्क्रिप्शन याद करते हैं उसका होता है। तो साइंस को यदि आप डायग्रामों के साथ याद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी आप याद कर पाएंगे। डायग्राम कौन से? दो तरीके के डायग्राम होंगे। एक तो वो जो आपके सिलेबस में है, जो एग्जाम में आते हैं, उनको आपको बनाना होता है, एक वो डायग्राम। दूसरा डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि जब आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो उस समय आपके अंदर से कुछ अजीब सी आप चीजों को समझने का आपका दिमाग अलग प्रकार से रिएक्ट करता है और कुछ एक ड्राइंग आपके अंदर से आती है। तो आप अपनी कॉपी पर वो ड्राइंग बनाएं, वो स्केच जिसे कहते हैं वो बना लें। और जब आप उस स्केच को याद कर लेंगे, यहां पर आपको पेंटर नहीं बनना, मैं पेंटर बनने के लिए बात नहीं कर रहा हूं आपसे, आप वो जो स्केच बना लेंगे ना, वो स्केच आपको काफी चीजें सिखा देगा। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो उतने जल्दी हम नहीं समझ पाते जितनी जल्दी हम चित्र को देख के समझ लेते हैं। तो इसलिए आप जो भी चीजें पढ़ते हैं उनका स्केच जरूर बनाया करें और उनसे आप पढ़ें। पढ़ना कैसे है, ये अभी हम जो बातें कर रहे हैं ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई में इनको लागू कीजिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। फिर एक चीज और होती है, कई बार क्या हमको बहुत सारा पढ़ना होता है, बहुत सारा पैराग्राफ है, उतना पढ़ा उतना याद नहीं रहता। तो दोस्त इसका भी एक तरीका है, आप उस पैरा को किसी एक विशेष शब्द में कन्वर्ट कर लें। जैसे आप सोशल मीडिया वगैरह जो यूज करते हैं वहां आप देखते हैं हैशटैग हम यूज करते हैं, तो ऐसे ही आप अपने चैप्टर के हैशटैग बना सकते हैं। उन हैशटैग को जब आप याद कर लेंगे तो हैशटैग से उसके अंदर की पूरी कहानी आपको याद आ जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा पंजाब, अब जैसे ही मैंने आपसे पंजाब कहा तो पंजाब कहने पे आपके अंदर भांगड़ा डांस याद आ गया होगा, आपको पंजाबी ड्रेसअप याद आ गया होगा, आपको सरसों दी रोटी मक्के दा साग वो याद आ गया होगा, जो पहनावा है, जो लैंग्वेज है, कई सारी, मतलब एक शब्द मैंने बोला था पंजाब और आपके ब्रेन ने कितनी सारी चीजें उससे निकाल दी। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपके जो टॉपिक्स हैं ना उनको भी किसी एक शब्द में ढालने का प्रयास करें, उस शब्द से रिलेट करके आपका दिमाग उन चीजों को तुरंत रिकॉल कर पाए, ऐसी थोड़ी सी आपको कोशिश करना है। तो ये तो जब आप अपनी तैयारी को करेंगे, बार बार रिवाइज करते रहें। रिवीजन जो करेंगे वो आपको पूरी चीजों का रिवीजन नहीं करना, ये ध्यान रखना। आप रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो अब आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये तो मुझे आता है, ये तो मेरा हो गया, ये तो मैंने कर लिया, आएगी कि नहीं? और आपका मन उस पर नहीं लगेगा, आप पन्ना पलट लेंगे, तो यहां गड़बड़ होने वाली है दोस्त। वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया था, लेकिन अब चूंकि आप बार बार उसे छोड़ रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि हो गया हो गया हो गया, और आप जब बार बार उसे छोड़ेंगे ना तो वो धीरे से आपके दिमाग से कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अब आपको क्या करना है कि जो चीज हो गई हैं उनके हैशटैग बना के याद करना है, उनके टॉपिक बनाना है, उनके पॉइंट बनाना है, छोटे छोटे पॉइंट बनाए, पॉइंट्स का रिवीजन करना है, पूरी चीज का रिवीजन नहीं करना, केवल पॉइंट्स का रिवीजन करें, बार बार करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो एक प्लान जरूर बना लें कि मुझको कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज भी देना है। एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के नहीं बैठ जाना कि ये कठिन है, ये मुझे नहीं आता है, या इसमें मैं कमजोर हूं तो उस पर मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर लूंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पे नहीं 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 नहीं। नंबर सबसे मिलना है, क्वेश्चन पेपर सबके होना है, इसलिए सबको प्राथमिकता दें, सबको बराबर टाइम दें। हाँ, टाइम में इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं कि जो हम जिस सब्जेक्ट में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं या जो सब्जेक्ट हमारा कवर अप नहीं है उसमें हम टाइम को एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना किसी भी सब्जेक्ट को नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर जब आप पढ़ाई को करते हैं तो पढ़ाई के करते समय आपका दिमाग दोस्त 40 मिनट तक मैक्सिमम फोकस कर सकता है। आप किसी एक चीज पर 40 मिनट से ज्यादा एकाग्रता धारण नहीं कर सकते। तो आप 40 मिनट की पढ़ाई करें, 40 मिनट के बाद आप एक ब्रेक जरूर लें, एक छोटा सा ब्रेक कैसे? अब जब ब्रेक लिया तो ब्रेक का मतलब ये नहीं है मोबाइल उठा लिया और सोशल मीडिया और या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे लग गए, किसी गेम में लग गए, नहीं। ये एग्जाम के टाइम में आपको मोबाइल का प्रयोग बहुत कम कर देना है, क्योंकि मोबाइल से तात्कालिक जितना आप कर रहे हैं उस समय तो समय लॉस हो ही रहा है, उसके साथ एक दूसरा नुकसान और होता है। यदि आप नाइट में ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं तो आपकी जो नींद है वो आपकी प्रभावित होती है, आपकी प्रॉपर नींद नहीं होती, जो आपको अगले दिन को खराब करेगी, आप पूरे दिन थका हुआ महसूस करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी सलाह यही होगी कि मोबाइल का प्रयोग सीमित कर दें, बहुत अधिक आवश्यकता है तो ही करें।
40 मिनट के बाद जो आप ब्रेक ले रहे हैं उसमें आप अपनी पसंद का कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई हल्का सा संगीत 2-5 मिनट जो आपको अच्छा लगता है वो सुन लें। छत पे चले जाएं, थोड़ा सा टहल के आएं, लंबी लंबी सांसें ले लें। यदि दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो बाहर अपने चारों तरफ जो व्यू है उसे देख लें, कहीं किसी मैदान को देख लें, किसी बिल्डिंग को देख लें, आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देख लें। थोड़ी देर एकाग्र होकर उन्हीं को देखते रहें। आप अनुभव करना, आपको बहुत ही अच्छा आनंद इस काम को करके आने वाला है। तो इसलिए आप ब्रेक जरूर लें। बेड पे लेटकर पढ़ाई ना करें। अक्सर क्या होता है, हम रात को जब पढ़ते हैं तो हम बेड पे ही पढ़ते हैं। बेड पे चूंकि देखिए दिमाग ने बेड की इमेज रेस्ट या आराम के लिए बना के रखी है। आप हमेशा से बेड का प्रयोग काय के लिए कर रहे हैं? सोने के लिए। तो आपका जो ब्रेन है वो बेड को सोने की जगह मानता है। तो भले आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बार बार दिमाग को ये याद आएगा कि यार ये तो सोने की जगह है। तो बार बार दिमाग क्या कोशिश करेगा? मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं। इसलिए आप हमेशा चेयर पे बैठकर या अन्य किसी जगह बैठकर पढ़ाई करें, बेड पे लेट के ना करें। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस प्रकार से यदि आप तैयारी को करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तैयारी भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अब अगले हिस्से में चलते हैं कि अब जब हम एग्जाम के समय आ गए, एग्जाम में जब हम जा रहे हैं तब हमें क्या करना है। पहला काम, जितनी तैयारी हो गई है, जो कुछ हमने कर लिया है, हम ये विश्वास रखें कि हमारा सब अच्छे से तैयार हुआ है और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये विश्वास लेके आपको जाना है। समय से थोड़े पहले आपके सेंटर पे पहुंचना है। सेंटर पे कई बार क्या होता है कि हम 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, हमारे यार दोस्त सब इकट्ठा हो जाते हैं और हम टॉपिक को डिस्कस करने लगते हैं। ये नहीं करना दोस्त, बिल्कुल मत करना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आपको किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करना है एग्जाम के जस्ट पहले। यदि आप ऐसा करते हैं तो होगा क्या, किसी दोस्त ने कुछ याद किया है, किसी ने कुछ किया है, कोई आपको गलत साबित करेगा, किसी को आप गलत साबित करेंगे, सब हौच पौच हो जाएगा और उसका असर कहां पहुंचेगा? एग्जाम के अंदर, आपकी परीक्षा पर। तो ये नहीं करना है। वहां भी जाएं, लाइट रहें, पॉजिटिव बातें जो यार दोस्त मिलेंगे उनके साथ करें और उसके बाद अपने एग्जाम को देने के लिए जाएं। एग्जाम जब आप शुरू कर रहे हैं तो पहले ये देखें कि किन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। शुरुआत में उन्हीं प्रश्नों का चयन करना है जिनको हमें बहुत अच्छे से, जिनके आंसर हम लिख सकते हैं। आंसर से जो लिखेंगे, जितना पूछा जाएगा उतना लिखना है, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं। 2 नंबर का प्रश्न है, कितना पूछा है? डेफिनेशन, तो डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन एक एग्जाम्पल, तो डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जरूरत से ज्यादा अनावश्यक कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह ध्यान रखना। फिर अच्छे प्रश्नों को जो आ रहे थे उनको पहले कर लिया, अब जो बचते हैं उनको बाद में करना है। किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, यह बिल्कुल ध्यान रखना। हर प्रश्न से आखिरी सेकंड तक लड़ना है। जब एग्जाम खत्म होने वाला है ना, उसका जो आखिरी सेकंड है वहां तक आपको प्रश्नों से लड़ना है। तो इस प्रकार से जब आप प्रयास करेंगे तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे, यह मेरा विश्वास है। तो बच्चों, हमारी शुभकामनाएं हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक।